स्टूडेंट्स। सो हमने स्टडी करा था रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में लास्ट क्लास में हमने देखा था इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स एंड पल्मोनरी ब्लड सप्लाई टू द लंग्स। सो लंग्स में पल्मोनरी ब्लड सप्लाई कैसे होता है मैं एक्सप्लेन किया था। पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से निकलते दो पार्ट होता है, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। सो लंग्स में जाने के बाद ईच लंग्स में वो बहुत सारा ब्रांचेस होते जाता है। सो कहाँ तक जाता है, वो अल्वेलाई तक पहुँचते हैं। सो अल्वेलाई के ऊपर कैपिलरीज बनाता है। सो कैपिलरीज एंड अल्वेलाई के बीच में एक थिन लेयर होता है, एपिथेलियल लेयर होता है। सो ये थिन एपिथेलियल लेयर से गैस एक्सचेंज होते रहते हैं। सो कैसे होता है, सो हार्ट से राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी आया है, वो पल्मोनरी आर्टरी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, वो इम्प्योर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड अल्वेलाई में चला जाता है। जो अल्वेलाई में ऑक्सीजन है, प्योर एयर है, वो वापस कैपिलरीज में चला जाता है। मीन्स देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन पल्मोनरी ब्लड एंड एयर इन द अल्वेलाई। मीन्स अल्वेलाई में एयर कहाँ से आता है, तो रेस्पिरेशन थ्रू आता है। सो इस टाइप है वो गैस एक्सचेंज होता है। दैट इज अ पल्मोनरी artery in pulmonary artery mechanism in the lungs, interior of the lungs. Then after exchange of gases, these the smallest capillaries are united together in the lungs at the part of the hilum. Hilum में ये capillaries वो सब मिलके क्या बनाते हैं, two pulmonary veins. So two pulmonary veins in each lung. एक लंग में दो pulmonary veins बनाते हैं. So these two pulmonary veins carries oxygenated blood from lungs to the left atrium of the heart. हार्ट का लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। सो इस तरीके से होता है, मैं बोला था। सो ये बहुत सारा डिवाइड होके सो अल्वेलाई के ऊपर कैपिलरीज बनाता है। सो इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अल्वेलाई में आता है, जो अल्वेलाई में ऑक्सीजन है वो कैपिलरीज में चला जाता है। सो देन आफ्टर दो पल्मोनरी वेन्स बनाता है, जो पल्मोनरी वेन्स दोनों हार्ट में लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। सो दिस इज रिगार्डिंग द लास्ट क्लास हमने इसके बारे में स्टडी किया था। सो टुडे वी आर डिस्कस रिगार्डिंग द रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन मीन्स मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। सो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, श्वास कैसे हमने लेते हैं और किस तरह से ऑक्सीजन अंदर चला जाता है, किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मीन्स हमने किस तरह से ऑक्सीजन लेते हैं, किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं, उसका मैकेनिज्म हमने स्टडी करना है। वो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखना है। इससे पहला थोड़ा बहुत उसको नॉर्मल थिंग्स समझना बहुत ज़रूरी है। सो इन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन से पहले रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेगुलर रेस्पिरेशन होते रहते हैं। रेस्पिरेशन मतलब हमने ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को उसको बाहर निकलते रहते हैं। सो ये रेगुलर मैकेनिज्म होते रहते हैं, उस टाइप का मैकेनिज्म को हमने रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन मीन्स द रेगुलर intake and outflow of oxygen and carbon dioxide from the lungs. That mechanism, that process is called as respiration. Okay, that is takes place in the alveoli of the lungs. Lungs का alveoli में होते रहते। This is the normal mechanism. ये तो normal mechanism है। ये respiration के लिए हमारा बॉडी में मसल्स बहुत यूजफुल काम पे आता है। वो मसल्स है इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्रागमेटिक मसल्स। सो हमने इसके बारे में स्टडी करने से पहले हमने जो श्वास अंदर लेते हैं उसको हमने इम्प्लेशन बोलते हैं। इम्प्लेशन। सो जो श्वास बाहर निकलते हैं एक्सपायरेशन, और इनहेलेशन एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। इम्प्लेशन एंड एक्सपायरेशन। ओके, इम्प्लेशन एक्सपायरेशन, इन्फ्लेशन और डिप्लेशन भी बोलते हैं। Inflation and depletion. Inflation means inhalation, depletion means expulsion. Okay, inflation and depletion of the lungs occurring with each breath. Okay, each breath में हम एक श्वास में inflation भी होता है, depletion भी होता है। श्वास लेता भी है और श्वास अंदर लेता भी है और श्वास अंदर से बाहर छोड़ता भी है। Okay, inflation and depletion of the occurs in each breathing that ensures the normal ब्रीदिंग। ओके, उससे नॉर्मल ब्रीदिंग के वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन एंड डिप्लेशन होता रहता है। सो वो नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए दो तरीके से मसल्स वेरी यूजफुल है। सो दिस दो तरीके से मसल्स आर इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्रागमेटिक मसल्स। फॉर रेस्पिरेशन टू टाइप्स ऑफ मसल्स आर वेरी एसेंशियल, इंटरकॉस्टल मसल्स एंड
and diaphragmatic muscles. Diaphragmatic muscles. So these two muscles are very important, okay, during the mechanism of breathing. Breathing mechanism में बहुत सारे important होता है. The expansion of the chest, okay, the expansion lungs, हमने जैसा हवा अंदर लेते हैं तब क्या होता है लंग्स और चेस्ट थोरेसिक कैविटी क्या होता है अपना बड़ा हो जाता है. एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब ऊपर से नीचे तक और आगे पीछे तक भी बड़ा होता है. द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स occurs during inspiration due to the contraction of intercostal muscles. intercostal muscles contraction की वजह से क्या होता है एक्सपेंशन होते रहते हैं. सो इसके बारे में मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में फिर से एक बार डिटेल में आएगा. सो ये इंटरकॉस्टल मसल्स 11 pairs. देयर आर 11 pairs of intercostal muscles. देयर आर 11 pairs of intercostal muscles. intercostal muscles 11 pairs होता है मतलब 22 इंटरकॉस्टल मसल्स होता है. ये कहाँ होता है? सो ये रिब्स है, सॉरी ये स्टर्नम है. स्टर्नम को जो ये रिब्स अटैच्ड है, ओके, ये एक रिब है, ओके, जो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होता है, ओके, स्टर्नम पे 12 पेयर्स रिब्स होता है. जो रिब्स का बीच में जो स्पेस है वो स्पेस का ये स्पेस में क्या होता है इंटरकॉस्टल मसल्स होता है. मतलब ये रिब्स 12 पेयर्स होता है, 20 पेयर्स होता है, ओके. 12 पेयर्स का बीच में ये 11 पेयर्स इंटरकॉस्टल मसल्स. ये 12 पेयर्स मतलब इस साइड 12 होता है, इस साइड 12 होता है. सो 12 का बीच में इस साइड 11, इस साइड 11, ओके. देयर आर 11 पेयर्स ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स प्रेजेंट इन दी 12 पेयर्स ऑफ रिब्स. 12 पेयर्स का रिब्स का बीच में 11 पेयर्स इंटरकॉस्टल मसल्स रहता है, ओके. देयर आर 11 पेयर्स ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स आर प्रेजेंट इन दी 12 pairs of ribs. During inspiration, this helps to expansion of the lungs from anterior posterior. मतलब इंस्पायरेशन के टाइम ये इंटरकॉस्टल मसल जैसा कॉन्ट्रैक्शन होता है जब ये लंग्स का स्पेस क्या होता है बढ़ जाता है, ओके. इस तरीके से रेस्पिरेशन में बहुत हेल्प करता है. सो ये इंटरकॉस्टल मसल्स दो ये अरेंज्ड है. ये इंटरकॉस्टल मसल्स अरेंज्ड इन टू टाइप्स का इंटरकॉस्टल मसल्स अरेंज्ड है. एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, एक इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स. एक बाहर का इंटरकॉस्टल मसल्स है, दूसरा अंदर का इंटरकॉस्टल मसल्स. दो तरीके से ये अरेंज्ड है, ओके. सो बाहर का एक इंटरकॉस्टल मसल्स है, ये बाहर मतलब जो बाहर अंदर मतलब लंग्स का तरफ से. सो ये इंटरकॉस्टल मसल इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है, external intercostal muscles. There are 11 pairs of intercostal muscles, okay. These intercostal muscles are supplied with the, okay, intercostal nerve. इसको नर्व सप्लाई होता है. ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते रहते हैं. ये इंटरकॉस्टल मसल्स जैसे हम श्वास लेते हैं, जैसे श्वास छोड़ते हैं उस टाइम ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते रहते हैं क्योंकि उसको इंटरकॉस्टल नर्व सप्लाई है. इंटरकॉस्टल मसल्स आर सप्लाइड बाय द इंटरकॉस्टल नर्व्स. ये वर्ड याद रख लीजिए, इंटरकॉस्टल नर्व्स. इंटरकॉस्टल मसल्स आर सप्लाइड बाय द इंटरकॉस्टल नर्व्स, ओके. देयर आर 11 pairs of intercostal muscles present in the 12 pairs of ribs. These are arranged in external intercostal muscles and internal intercostal muscles, okay. These intercostal muscles, when these intercostal muscles are contract, they increases the space in the lungs anterior posteriorly, okay. एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब फॉरवर्ड आगे भी स्पेस को बढ़ाता है क्योंकि जैसे हम श्वास लिया वो चेस्ट क्या होता है आगे फॉरवर्ड होता है, ओके. दिस प्रोसेस इज हैपनिंग ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग. मींस नॉर्मल ब्रीदिंग में ये प्रोसेस होता है. अगर डिफिकल्ट ब्रीदिंग हो गया, हमको श्वास लेने में दिक्कत हो गया, उस टाइम हमने शोल्डर का मसल्स भी यूज करते हैं, कभी कभी नेक का मसल्स भी यूज करते हैं और एब्डोमिनल मसल्स भी यूज करते हैं. अगर श्वास ठीक से हमको हवा नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला और उस टाइम पे क्या होता है हम जोर श्वास लेने चालू होते हैं. ये शोल्डर मसल्स भी यूज होने चालू होते हैं, नेक मसल्स भी यूज होने चालू होते हैं, एब्डोमिनल मसल्स भी यूज होने चालू होते हैं. दैट इज एबनॉर्मल ब्रीदिंग. नॉर्मल ब्रीदिंग में ओनली इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्रागमेटिक मसल्स हमको काम में आता है. ओनली फॉर क्वाइट ब्रीदिंग intercostal muscles and diaphragmatic muscles are used in the normal quiet breathing, okay. These intercostal muscles are external intercostal muscles and internal intercostal muscles. There are 11 pairs of intercostal muscles. These intercostal muscles are supplied with the
intercostal nerves. Okay, this is regarding the intercostal muscles. Okay, next one is diaphragmatic muscles. ये diaphragmatic muscles क्या होता है? So diaphragmatic muscles, okay, this is the muscles which is used in the normal breathing के लिए, normal respiration के लिए बहुत useful है. ये ब्रीदिंग मेंटेन करता है मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन मेंटेन करने में ये दोनों मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, दिस डायफ्रागमेटिक मसल्स इज अ डोम शेप्ड ऑर्गन. इट इज अ डोम शेप्ड ऑर्गन. ओके, ये डोम शेप्ड ऑर्गन है, ऐसा डोम शेप. डायफ्रागमेटिक मसल्स इज अ डोम शेप्ड ऑर्गन व्हिच इज सिचुएटेड बिटवीन द लंग्स, thoracic cavity एंड द एब्डोमिनल कैविटी. इस ऊपर thoracic cavity होता है, सो नीचे एब्डोमिनल कैविटी होता है. सो इस दोनों के बीच में वो डायफ्रागमेटिक मसल्स होता है. ओके, सो ये डायफ्रागमेटिक मसल्स क्या करते हैं? सो दिस डायफ्रागमेटिक मसल्स इज अ डोम शेप स्ट्रक्चर. देन ओके, इट एक्ट्स एज ए फ्लोर ऑफ द thoracic cavity. thoracic cavity का फ्लोर मतलब नीचे का पार्ट, thoracic cavity का नीचे का पार्ट जैसा काम करता है. डायफ्रागमेटिक मसल्स एक्ट्स एज ए फ्लोर ऑफ द thoracic cavity एंड रूफ ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिनल कैविटी का रूफ जैसा भी काम करता है. रूफ मतलब ऊपर का पार्ट. ओके, फॉर एग्जांपल एक रूम है, रूफ मतलब ऊपर जो कंक्रीट है वो रूफ है, जो नीचे का पार्ट है जमीन है वो फ्लोर है. सो इस तरीके से ये thoracic कैविटी का फ्लोर जैसा काम करते हैं और एब्डोमिनल कैविटी का रूफ जैसे काम करते हैं. ओके, दिस डायफ्रागमेटिक मसल्स, ओके, व्हेन दिस मसल्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ओके, जैसे डायफ्रागमेटिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे एयर अंदर चला जाता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, व्हेन द एयर इज एंटर इनटू द लंग्स, और व्हेन द एयर इज एंटर इनटू द लंग्स, दिस डायफ्रागमेटिक मसल्स इज कॉन्ट्रैक्टेड मतलब ये डायफ्रागमेटिक मसल्स नीचे आता है. क्योंकि एट द लेवल ऑफ नाइन्थ thoracic vertebra. ओके, नाइन्थ thoracic vertebra तक नीचे आता है. नॉर्मली रिलैक्स्ड टाइम ड्यूरिंग रिलैक्स्ड टाइम दिस इज एट द लेवल ऑफ 8th thoracic vertebra. 8th thoracic vertebra पे रहता है नॉर्मली रिलैक्स्ड टाइम पे. जैसा हमने श्वास अंदर लिया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओके, व्हेन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्रागमेटिक मसल्स अकर्स, ओके, इट कम्स एट द लेवल ऑफ 9th thoracic vertebra. ये मतलब ये जगह छोड़ के थोड़ा नीचे आ जाता है. सो ये नीचे आए तो उसके ऊपर लंग्स होता है, उसके अंदर लंग्स होता है. लंग्स का स्पेस क्या होता है? बढ़ जाता है. जस्ट इंक्रीज द स्पेस इन द लंग्स एंटीरियर पोस्टीरियरली लंग्स का स्पेस बढ़ाता है. सो इंटरकॉस्टल मसल्स फॉरवर्ड मतलब आगे का लंग्स बढ़ाता है, एंटीरियर पोस्टीरियरली एंड लैटरली लंग्स का स्पेस एंटीरियर पोस्टीरियरली एंड लैटरली स्पेस बढ़ते जाते हैं इंस्पायरेशन का पीरियड. इस तरीके से वो जैसा जब डायफ्रागमेटिक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सो एट द लेवल ऑफ 9th thoracic vertebra तक आता है. सो तब क्या करते हैं, लंग्स का स्पेस एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब लंग्स का स्पेस इतना ज़्यादा बढ़ाते हैं. ओके, सो जैसे रिलैक्स होता है, जब हमने श्वास छोड़ दिया, ओके, तब ये इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होता है? रिलैक्स होता है. रिलैक्स का टाइम 8th thoracic vertebra होता है. सो दिस इज रिगार्डिंग द डायफ्रागमेटिक मसल्स एंड इंटरकॉस्टल मसल्स. डायफ्रागमेटिक मसल्स एंड इंटरकॉस्टल मसल्स का इतना काम है. ये डायफ्रागमेटिक मसल्स इज सप्लाइड विद द फ्रेनिक नर्व. ये भी वर्ड याद रख दीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डायफ्रागमेटिक मसल्स इज सप्लाइड विद द फ्रेनिक नर्व. Okay, nerve, which nerve is supplied to the diaphragmatic muscles? Phrenic nerve. And which nerve is supplied to the intercostal muscles? Intercostal nerves. These two nerves are play an important role during inspiration and expiration, means mechanism of breathing. Breathing mechanism में तो दोनों nerve बहुत important काम पे आता है. So that's why respiration, okay, inflation and depletion of the depletion process occurs in the normal quiet breathing as a result of the respiratory process. So for inflation and depletion, there are two muscles are very essential for the normal breathing: intercostal muscles and diaphragmatic muscles. Okay, intercostal muscles, 12 pairs of intercostal muscles arranged in internal and external layers. So these intercostal muscles are supplied with the intercostal nerves. Okay, this increases the lungs space forward and backward. Forward and backward में lungs का space increase करता है. Okay, this diaphragmatic muscles is a dome shaped structure in the body. So this is acts as a floor of the thoracic cavity and roof of the abdominal cavity. So this is supplied with the phrenic nerve. When this diaphragmatic muscles is contracted,
this comes in the at the level of 9 thoracic vertebra that increases the space in the lungs anterior posteriorly. anterior posterior part का lungs का space increase करता है. जैसे रिलैक्स होता है वैसे इसका स्पेस डिक्रीज होता है. सो डायफ्रागमेटिक मसल्स स्फेनिक नर्व से सप्लाइड होता है. दिस इज द नॉर्मल चीज होता है बिफोर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. ब्रीदिंग मैकेनिज्म का पहला. सो नेक्स्ट क्लास हमने स्टडी करेगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग मतलब जैसे कैसे हमारा बॉडी का अंदर ब्रीदिंग प्रोसेस होता है, कैसे हमने श्वास लेते हैं, कैसे हमने श्वास छोड़ देते हैं. सो किस तरह से लेता है हमने. एक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में 3 स्टेज होता है. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. सो 3 मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अकर्स इन, ठीक है, इंस्पायरेशन. ब्रीदिंग साइकिल भी बोलते हैं, ब्रीदिंग साइकिल. क्योंकि ब्रीदिंग साइकिल में 3 स्टेप्स होता है, 3 फेज होते हैं. इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, थर्ड वन इज पॉज. 3 फेज होता है. ये तीनों फेज मिलके एक ब्रीदिंग होता है, एक ब्रेथ्स होता है. सो हमने एक ब्रीथ मतलब एक बार श्वास लेता है, एक बार श्वास छोड़ता है. ओके, श्वास छोड़ने के बाद दोबारा श्वास लेने से पहला थोड़ा बहुत हमने पॉज करते हैं, थोड़ा टाइम हमने उधर पॉज करते हैं, उसको पॉज बोलते हैं. सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में 3 फेज होता है. इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, पॉज. जैसे कैसे इंस्पायरेशन होता है, कैसे एक्सपायरेशन होता है. सो पॉज कितना टाइम तक होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेगा. सो आज का क्लास डिसमिस. थैंक यू वेरी मच.